Assalamualaikum. This is chapter 7 Wave Motion and Sound of class 11 Physics by Board and prepared by Alpine Academy. Acoustics. The study of production and properties of sound is called acoustics. Acoustics क्या है? आपकी स्टडी किसकी? प्रोडक्शन और साउंड की प्रॉपर्टीज की. The term is also used to describe the way in which sound is reproduced in practical situations. अच्छा, अकाउस्टिक्स की टर्म को हम इसलिए इस तरह भी यूज़ करते हैं ताकि क्या डिस्क्राइब करने के लिए वो तरीका जिसमें साउंड रिप्रोड्यूस होती है एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर. तो रिप्रोड्यूस साउंड में भी इंडिस्टिंक्ट एंड कंफ्यूजिंग, इट में ऑल्सो भी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट. मतलब जो रिप्रोड्यूस साउंड है वो करीब भी हो सकती है, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, क्लियर भी हो सकती है. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. To give a clear concept of acoustics, let us suppose that sound waves are produced in a big hall. अच्छा, अब ये लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर देने के लिए अकाउस्टिक्स का हमने एक सपोजिशन की है कि भाई साउंड वेव्स जो है एक बिग हॉल में प्रोड्यूस हो रही हैं. These sound waves spread out, scatter and strike the surfaces of the walls, the floor and the ceiling of the hall and also the surfaces of the various objects present in the hall. ये जो साउंड वेव्स हैं ये फैल रही हैं, स्कैटर कर रही हैं और दीवारों की जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब टकरा रही हैं, फ्लोर पे भी, छत पे भी, और जो जो चीज़ें हॉल के अंदर हैं उन सब पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट शायद होंगी उससे, बिल्कुल होंगी. Some of the sound energy is absorbed by these surfaces. कुछ absorb भी हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसमें से. ठीक है. Reflected parts consisting of many reflected sound waves travel back and recombine to form undesirable echoes. जो रिफ्लेक्टेड पार्ट्स हैं जिसमें मैनी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल बैक करती हैं वापसी और फिर रिकम्बाइन होती हैं ताकि अनडिजायरेबल इकोज उसमें से फॉर्म हो सके. ठीक है, वो फॉर्म हो जाती है अनडिजायरेबल इकोज, मतलब जो आपकी जब आवाज़ टकराती है तो ये इको बनता है ना, एको, जिसे हम एको कहते हैं. ठीक है, तो ये आपकी echoes हैं. These echoes interfere with the original sound waves coming directly from the source. अच्छा, ये echoes जो है वो interfere करती हैं जो original sound आ रही है source की, source में से उससे भी interfere करती है जो reflect होकर आती हैं. ठीक है. The result is that we have an indistinct and unintelligible sound and hence give rise to bad acoustics. अच्छा, result क्या है इससे कि हमारा एक indistinct है और एक unintelligible sound है जो कि एक bad acoustics को rise देता है. क्योंकि जब आप देखें एक मिल जाएगी डिफरेंट साउंड्स जो अनडिजायरेबल है, जो हमें नहीं चाहिए, तो एक डिफरेंट अकाउस्टिक्स को राइज देगी जो हमें डिजायर्ड नहीं है. ठीक है. कंडीशंस फॉर गुड अकाउस्टिक्स क्या है? द लाउडनेस ऑफ ईच सेपरेट सिलेबल शुड बी सफिशिएंटली लार्ज. हर सिलेबल मतलब हर टोन, हर म्यूजिक की हर एक एक चीज कंपोनेंट उसका वो जो वो है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए. ठीक है. द डीके पीरियड ऑफ ईच सिलेबल शुड बी स्मॉल सो दैट द सक्सीडिंग सिलेबल कैन बी हर्ड क्लियरली. और जो मतलब एक सिलेबल, एक रिफ्लेक्टेड वेव का जो सिलेबल है वो डी के, मतलब उसके ख़त्म होने का टाइम जल्दी बहुत कम होना चाहिए ताकि जल्दी ख़त्म हो, ताकि जो उसके बाद का सिलेबल है वो क्लियरली सुनाई दिया जाए. एकोज शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ साउंड. और एकोज इतनी होनी चाहिए कि ताकि साउंड की कंटिन्यूटी रहे, ऐसा ना साउंड गायब हो जाए या साउंड बहुत ज़्यादा आने लगे एको में. द हॉल शुड हैव सम ओपन विंडोज. अच्छा, हॉल के अंदर कुछ ओपन विंडोज होनी चाहिए. ठीक है. Sound-absorbing soft porous materials like cloth, cork, asbestos, etc. or heavy curtains should be placed in the hall at various places so as to avoid much reflection. Sound-absorbing materials होते हैं जैसे कि हमारे पर्दे, तस्वीरें, ठीक है, क्लॉथ, कॉर्क, एस्बेस्टोस, ये क्या करते हैं, या हैवी कर्टेन्स, ये आपके हॉल में लगाए जाते हैं या लगाने चाहिए ताकि आपकी रिफ्लेक्शन और एको कम से कम हो. Fifth point is, for good acoustics of a hall, reverberation should not be, for the hall reverberation should not be too small, otherwise that will be away instantaneously and will give a dead effect to the hall. ठीक है, मतलब गुड अकॉस्टिक्स के लिए भी आपकी आवाज़ कम से कम फैले. ठीक है, और इंस्टेंटेनियसली ख़त्म भी ना हो, वरना आपके हॉल में एक लगेगा डेड इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, आवाज़ भी बिल्कुल डेड हो जाएगी, इतनी भी ना हो कि आवाज़ फैले नहीं. ठीक है, तो ये 5 चीज़ें गुड अकॉस्टिक्स के लिए. नाउ द डोपलर इफेक्ट. व्हेन अ सोर्स of sound or a listener, or both are in motion relative to the medium air, the frequency and hence the pitch of the sound as heard by the listener is in general not the same as when listener and source are at rest. ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो सोर्स है साउंड की या लिसनर, दोनों या कोई एक मोशन में होते हैं. ठीक है, मीडियम के रिलेटिवली, मतलब एयर के आपके रिलेटिवली, मतलब एक चल रहा है, फर्स्ट करें एक रुका हुआ है या दोनों चल रहे हैं.
सुनने वाला भी और जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ द साउंड एज हर्ड बाय द लिसनर, जो लिसनर सुन रहा है, जो वो है सेम नहीं रहती। कब? जब लिसनर और सोर्स रेस्ट पे है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो चीज़ें रुकी हुई हैं और एक में से आवाज़ निकल रही है और दूसरा बंदा सुन रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और पिच में फ़र्क होगा। किससे फ़र्क होगा? कि अगर एक लिसनर अगर चल रहा है और एक कहीं से जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो लिसनर को जो वो आवाज़ आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी और पिच में फ़र्क होगा। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। Obviously, there are three general possibilities to discuss the Doppler effect, namely when the listener is moving and the source is at rest. तीन जनरल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस पर हम डोपलर इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। पहली ये कि लिसनर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पे है। दूसरी ये है कि भाई सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर रेस्ट पे है। और तीसरी ये कि बोथ द सोर्स और द एंड द लिसनर आर मूविंग, दोनों मूवमेंट में, मोशन में। अब हम केस 1 करेंगे पहले, जब लिसनर मूव कर रहा है एक स्टेशनरी सोर्स पे, टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स की तरफ वो लिसनर मूव कर रहा है। सपोज द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स एज शोन इन फिगर विद स्पीड vo। अब जो लिसनर है वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है? v नॉट, यानी vo कह लें आप। सपोज फर्दर दैट द सोर्स emits a wave with frequency nu and wavelength lambda equals to nu upon v2। यानी ये कह रहे हैं कि आप ये सपोज कर लें कि सोर्स से एक वेव इमिट हो रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी है म्यू, और उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड, तो ये ठीक है। द फिगर शोज सेवरल वेव क्रेस्ट सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंसेस, वन लैम्डा दैट इज वन वेवलेंथ। अच्छा, वेव क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस क्या है? वन लैम्डा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है वन वेवलेंथ का। द वेव्स अप्रोचिंग द मूविंग लिसनर हैव अ स्पीड ऑफ प्रोपगेशन रिलेटिव टू द लिसनर म्यू प्लस म्यू नॉट, मतलब स्पीड v प्लस वी नॉट। जो वेव्स हैं अप्रोच कर रही हैं द मूविंग लिसनर को, सही है, तो उनकी स्पीड क्या है रिलेटेड टू द लिसनर? v प्लस वी नॉट। क्यों? क्योंकि देखें लिसनर जो है वो मूव करे स्टेशनरी सोर्स पे, एक तो उसकी स्पीड भी होगी प्लस जो सोर्स से आवाज आ रही है एक उसकी स्पीड भी होगी। ठीक है, वी नॉट किसकी स्पीड है? लिसनर की। और जो आपकी जिस स्पीड या फ्रीक्वेंसी से सोर्स से वेव आ रही है एक उसकी स्पीड होगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट अपॉन दिस लैम्डा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर वेवलेंथ। अब लैम्डा खुद क्या होता है? आपको पता है लैम्डा खुद होता है कि स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, दिस इज, ये जो इस तरह जो लिखा हुआ है आपका यूं, ठीक है, ये आपकी स्पीड है और जो इस तरह लिखा हुआ है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें से हम ये जो है दिस ये वी, इसको आप क्या कहेंगे? म्यू। मैं इसको म्यू, न्यू है बेसिकली फ्रीक्वेंसी, न्यू को यहाँ ले आए और ये वी आपका एज इट इज रहा। ठीक है, इसमें से आपने कॉमन या आपको इसको अलग किया, ये इस तरह किया कि ये फैक्टर और ये फैक्टर अलग किया, प्लस ये ठीक है, और ये, तो ये आपस में क्या होगा? कट के वन हो गए, तो इसलिए ये वन प्लस वी नॉट अपॉन वी हो गया, ये न्यू हो गया साथ में। और फिर ये v को हमने सॉरी न्यू को हमने इस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रीक्वेंसी एक बाहर वैसी आ गई, वी नॉट ओवर वी ऐसे ही आ, और इसके साथ भी एक न्यू रहा, तो आपकी ये न्यू टर्म बन गई। ठीक है, ये देखें ये लिसनर है, ये लिसनर मूव कर रहा है इस सोर्स पे, ये सोर्स है आपकी, तो ये इस तरह का आपका ये सिस्टम है। Therefore, the listener moving towards the source at rest detects a larger frequency and hence higher pitch. Consequently, the change in pitch in this case is this। यानी जो लिसनर जो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, जो सोर्स रेस्ट पे है, तो उसको एक लार्जर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है और हायर पिच। ठीक है, क्योंकि वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली जो पिच में चेंज होगी इन दिस केस वो क्या हो जाएगी आपकी? दिस
वी डैश, ये आपकी सॉरी न्यू है, न्यू में न्यू फ्रीक्वेंसी माइनस ओल्ड फ्रीक्वेंसी में आपका ये फर्क आएगा। ठीक है, ये माइनस किया उन्होंने ओल्ड फ्रीक्वेंसी सिंपल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको, और न्यू फ्रीक्वेंसी जो है जो हमने पहले निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर भी ये बन के आएगा। अब केस 1b, केस 1b कह रहा है कि व्हेन द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, पहले जो है लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा था, अब लिसनर जो है सोर्स से दूर जा रहा है, तो लिसनर जो मूव अवे कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इसकी जो आपकी जीरो से लेस देन होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका मतलब सॉरी दिस इज योर स्पीड, तो आपकी स्पीड कम होगी, एंड हेयर इज अ लोअर पिच एंड द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द लिसनर इन दिस केस इज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी अब ये आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस का फैक्टर आ गया, सही 1 माइनस का फैक्टर है, असल में ये ये था कि v माइनस वी, ये आपका दिस, ठीक है न्यू, ये तो दोनों न्यू है ये। ठीक है, अब 1 में ये पूरा फैक्टर, और ये इस तरह था, ये वो जिस तरह हमने लास्ट किया है इसको भी हमने उस तरह बनाया है। इसमें सिर्फ क्या है, माइनस होगा, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इसलिए आपका ये फैक्टर आपका वी नॉट जो है ये माइनस होगा, स्पीड ऑफ द लिसनर फ्रॉम द स्पीड ऑफ द सोर्स की जो वेव की स्पीड है उससे माइनस होगा, इसलिए इसे ये माइनस इसलिए किया है, पिछले में हमने प्लस किया था, यहाँ हमने माइनस किया, सिर्फ फर्क ये है, बाकी सब सेम है एज इट इज। फिर हमने ये वाली इक्वेशन बनाई फाइनल, क्या किया इसमें, हमने इस न्यू को फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा दिया 1 से और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एज इट इज बन गया, कॉन्सिक्वेंटली द चेंज इन पिच इन दिस केसेस। अब हम जो ओरिजिनल ये आपकी न्यू है, जो ओरिजिनल लास्ट में आपने बताई थी, ठीक है सिंपली अब हमने चेंज वाली को यानी इसमें से इस पूरे में से हमने ओरिजिनल माइनस कर दी, तो हमारे पास ये आंसर बच के आएगा। ये आप मैथमेटिकल चीज़ है, आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ कि अब ये चेंज इन द पिच इन दिस केस इज दिस। Hence, the general relation holding when the source is at rest with respect to the medium and the observer is moving through it is given by, अगर तो जनरल रिलेशन क्या बन गया कि भाई हमने सोर्स को रेस्ट पर रखा है 1a में भी और 1b में भी। 1a में सिर्फ लिसनर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ, 1b में लिसनर मूव अवे कर रहा है सोर्स से। तो एन ऑब्जर्वर, अब इसमें क्या रिलेशन बन गया, सिर्फ प्लस माइनस का, माइनस कब आएगा, माइनस आएगा जब लिसनर मूव अवे कर रहा है सोर्स से, प्लस कब आएगा जब लिसनर टुवर्ड्स मूव कर रहा है सोर्स के। ठीक है, तो ये जनरल एक रिलेशन बन गया। वेयर द पॉजिटिव साइन रिफर्स टू द मोशन टुवर्ड्स द सोर्स, वही बात कि पॉजिटिव साइन मोशन टुवर्ड्स द सोर्स है, and negative sign refers to the motion away from the source. Notice when the listener is at rest, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि लिसनर अब रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये नेगेटिव लेस देन जीरो का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो इसलिए नेगेटिव ले रहे थे, क्योंकि और यहाँ पे जीरो है क्योंकि वो अगर स्टॉप पे है, तो फिर क्या होगा, नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पुरानी है वही नई के बराबर होगी, क्योंकि दोनों स्टॉप पोजिशन पे सोर्स और लिसनर दोनों। केस 2 इज व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, अब ये है केस थोड़ा उल्टा। अब इसमें है कि सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी लिसनर पे। ठीक है, पहले लिसनर मूव करा रहे थे, अब वो अवे और टुवर्ड्स दो था, अब यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, कंसिडर द केस व्हेन द सोर्स इज इन मोशन एंड मूविंग एट द स्पीड vs। ठीक है, अब सोर्स मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है vs, एज फॉर सोर्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, और लिसनर की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, you can see in the figure this the where your b is written। ठीक है, this ये आपकी सोर्स है। ठीक है, now the wave crest detected by the stationary listener are closer together because the source is moving in direction of the outgoing wave resulting in a shortening of wavelength। अब जो वेव क्रेस्ट है जो स्टेशनरी लिसनर डिटेक्ट कर रहा है वो बहुत करीब करीब है, क्योंकि सोर्स तो क्योंकि बंदे के पास जा रहा है ना जो सुन रहा है, तो इसलिए वेव्स की जो वेव्स ना श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि स्पीड उसकी भी है और वेव भी जा रही है, तो दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं, वेव भी और सोर्स भी। दैट इज द वेवलेंथ लैम्डा मेजर्ड बाय द लिसनर इज शॉर्टर देन द ट्रू वेवलेंथ, यानी जो लैम्डा आपकी न्यू हो गई, जो लिसनर सुन रहा है, जो लिसनर की तरफ से अगर देखेंगे तो ये जो है
ठीक है, ये छोटी होगी ट्रू वेवलेंथ से, ट्रू वेवलेंथ ज़्यादा होगी जो सोर्स से एमिट हो रही है, जो सोर्स से एमिट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब सोर्स भी मूव कर रहा है खुद खुद, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो श्रिंक छोटी होती जाएगी, वेवलेंथ आपकी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, जो लिसनर सुन रहा है उसकी। नाउ तो लैम्डा बार इज लेस देन लैम्डा इफ द स्पीड ऑफ द सोर्स इज वी एस, अगर सोर्स की स्पीड वी एस है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू, देन ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस दिस। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड अपॉन न्यू आपका किसका, लैम्डा का। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को उधर ले जाए और फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आए, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। And consequently each wavelength is shortened, और each wavelength छोटी हो रही है। Thus the wavelength of the sound arriving at the listener at rest is, तो wavelength जो आ रही है लिसनर पे उसकी क्या है, lambda dash equals to speed upon nu minus speed of the source upon nu। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम इक्वल्स टू ये आपकी न्यू वेवलेंथ हो गई। ठीक है, न्यू वेवलेंथ का फॉर्मूला, जो ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस आपकी जो चेंज आ रहा है ये बेसिकली आपका न्यू है ना, तो न्यू वेवलेंथ आ गया। ठीक है, therefore the frequency of the sound heard by the listener at rest is increase, और जो फ्रीक्वेंसी जो, क्योंकि आप देखें सोर्स भी करीब करीब आ रहा है लिसनर के और स्पीड भी उधर ही जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वो इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीज में हमने अब स्पीड अपॉन लैम्डा डैश, क्योंकि लैम्डा डैश इज द न्यू वेवलेंथ, तो लैम्डा डैश में हमने ये वाला पूरा फैक्टर लिखा, 1/, जो न्यू था ये न्यू ऊपर ले जाके यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ये चीज़ है। उसके बाद इसको सॉल्व किया फर्दर। अच्छा, अब वही चीज़ उन्होंने की कि दोबारा 1/म्यू वी माइनस वी एस को नीचे इस तरह बस इसको सॉल्व कर दिया, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर जनरेट हो सकता है। आप इसमें भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है ये इंडिकेट करिए कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा स्टेशनरी लिसनर के। ठीक है, क्योंकि अब सोर्स जो है वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, तो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। नाउ केस टू बी, व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, पहले सोर्स करीब जा रहा था लिसनर के। ठीक है, अब सोर्स जो है वो मूव अवे फ्रॉम लिसनर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, अगर स्टेशनरी लिसनर से सोर्स दूर जा रहा है, तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड अराइविंग एट द लिसनर इज ग्रेटर देन ट्रू वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ आ रही है लिसनर पे वो ट्रू वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो सोर्स पहली दूर, एक तो पहली दूर था ऊपर से और दूर जा रहा है, तो अब वेव की लेंथ लंबी हो रही है ना, तो वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है जो अब नहीं हो रही नहीं है, तो इसलिए लैम्डा बार इज ग्रेटर देन लैम्डा, एंड द लिसनर डिटेक्ट्स अ डिक्रीज फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय। अब एक बात बताएं, अगर सोर्स एक चीज़ से, एक लिसनर से, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, अब इससे सोर्स जो है, जो ये आवाज़ इसमें से आवाज़ निकल ली। ठीक है, ये आवाज़ निकल ली है, अब सोर्स इधर जा रही है, तो ऐसी बात है उसको देर देर से सुनाई देगी और थोड़ी देर में तो बहुत स्लो स्लो सुनाई देगी, यानी फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज हो गई ना फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये हुआ। वी सॉरी दिस इज न्यू बार, न्यू वेवलेंथ, अब इसमें से प्लस कर दिया। ठीक है, पूरा पहली चीज़ को इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया बुक में, आप इसको इंडिविजुअली करें। पहले आप वेवलेंथ, न्यू वेवलेंथ निकालें। ठीक है, सिंपली न्यू वेवलेंथ में वही लैम्डा बार में आपको पहले न्यू आपकी पुरानी क्या थी, स्पीड अपॉन। ठीक है, इसमें म्यू ऐसे बनाते हैं सिंपल, मैं इसको ज़रा एफ लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस हो रही है। ठीक है, तो सॉरी माइनस हो रही है क्योंकि दूर जा रही है तो माइनस हो रही है, और सॉरी 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 प्लस होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वेव तो इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो प्लस होगी। ये वही प्लस वी अपॉन एफ, ये वी यहाँ पे ये सोर्स की है। ठीक है, ये फैक्टर है पूरा, ये फैक्टर आप फिर लैम्डा वन में इसमें ही डालेंगे, जो म्यू सॉरी ये आपका दिस इज म्यू सॉरी म्यू इक्वल्स टू आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, तो स्पीड अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बार में आपने ये पूरी चीज़ उठा के डाल देनी है, तो आपके पास ये जनरेट हो जाएगा फॉर्मूला। अब इक्वेशन 8.3 इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द स्टेशनरी लिसनर। हमें पता है भाई कि जो इक्वेशन 8.38 है, ये वाली इक्वेशन हमने बनाई है, ये कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज हो रहा है और होगा भी क्योंकि अब सोर्स दूर जा रही है।
Thus, in general, relation valid for the listener at rest and for the source in motion with respect to the medium is given as this. ये कह रहे हैं तो जनरल रिलेशन क्या बन गया कि अगर लिसनर रेस्ट पे और सोर्स मोशन में, अब वो करीब जा रहा है दूर जा रहा है, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन ये बना दी। ठीक है, इसमें प्लस का मतलब ये है, प्लस इस कब, जब सोर्स दूर जा रही है, माइनस कब है, जब सोर्स करीब आ रहा है। तो द माइनस साइन रिफर्स टू द मोशन ऑफ द सोर्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। वही माइनस साइन क्या बता रहा है, जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर पे सोर्स करीब आ रही है, और प्लस साइन कह रहा है कि भाई सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। नोटिस दैट व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट, अब ये कह रहे हैं कि भाई सोर्स रेस्ट पे अगर, यानी वी एस इज जीरो आपकी, ठीक है, देन नो चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व, देन नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व। मतलब ऐसी बात है भाई, सोर्स भी रेस्ट पे और लिसनर भी रेस्ट पे, तो फिर चेंज तो कुछ नहीं आएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सेम रहती है, जैसे कि पहले केस 1 में भी था। नाउ द केस 3 है when the listener and source are moving towards each other। अब लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी टूवर्ड, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, if the source and the observer are approaching along the line drawing the two in the direction towards each other, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक लाइन में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मूविंग लिसनर इज दिस। ठीक है, अब इसमें इन शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी इन्होंने डायरेक्ट शॉर्ट करके निकाल दी है। ठीक है, आपको ड्राइव करने के लिए नहीं आएगी, ड्राइव करने के लिए आएगी तो ये इसमें भी बहुत आसान है, क्योंकि दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ में फ़र्क होगा। ठीक है, तो अब वेवलेंथ उनकी डिक्रीज हो, सॉरी वेवलेंथ उनकी शॉर्ट होगी, तो आपको न्यू वेवलेंथ का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, फिर न्यू वेवलेंथ जो होगी फिर आप उसको फाइनली किस में ऐड करोगे, म्यू बार के फॉर्मूले में। म्यू बार क्या है आपका, स्पीड अपॉन लैम्डा बार। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि आपकी नहीं हो। अच्छा, अब इन दिस सेंस इसमें देखें, अब अगर दोनों की स्पीड में है तो इसकी स्पीड में ही फर्क हो, क्योंकि वो दोनों की स्पीड भी ऐड हो रही होगी, वेवलेंथ में चेंज आ रहा होगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा तो आपके ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाएगा। तो सिंपली ये ड्राइव करने को वैसे तो कम नहीं आता है, लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना होता है इसमें न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नाउ केस 3 भी वो क्या कहता है, व्हेन द लिसनर एंड द सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब लिसनर और सोर्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड इफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक लाइन ज्वाइन जो दो को ज्वाइन कर रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो मूविंग लिसनर हर्ट करेगा वो क्या हो जाएगी, वी बार, सिर्फ यहाँ पे माइनस ऊपर और प्लस नीचे आ जाएगा, पहले में प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, अब इसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। फाइनली अब इक्वेशन 8.40 यानी ये वाली, और इक्वेशन 8.41 यानी ये वाली, इनको एक्सप्रेस टुगेदर कर दिया, एक साथ लिख दिया है प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। नोटिस दैट इक्वेशन 8.42 यानी ये वाली इक्वेशन reduces to equation 8.36 when vs equals to 0। मतलब सिंपल, अब वो स्पीड नहीं है, सोर्स की स्पीड नहीं है, तो सोर्सेस एट रेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सोर्स अगर जीरो है, और वो ये तब की बात है जब हमने पहले किया था ना सोर्स जीरो, तो वो ये इक्वेशन तब बन जाएगी अगर सोर्स की स्पीड जीरो है, यानी सिर्फ लिसनर मूव कर रहा है, और अगर हम लिसनर को मूव कराने से रोक दें तो ये वो वाली बन जाएगी जिसमें लिसनर जीरो, लिसनर की स्पीड जीरो थी, सिर्फ सोर्स मूव कर रहा था, तो ये उनकी इक्वेशंस के एक इक्वल बन जाएगी। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, एक एक करके जीरो आपके ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस इक्वेशन हमने बनाई है वो बन जाएंगी। दस द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन 8.42 इज चेक्ड, तो 8.42 की वैलिडिटी भी हो गई कि हाँ ये पिछली इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रही है। नोटिस व्हेन बोथ द लिसनर एंड द सोर्स आर एट रेस्ट। अच्छा, जब लिसनर और सोर्स दोनों रेस्ट पे हैं, यानी वी नॉट भी जीरो, वी एस भी जीरो। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें जीरो हैं तो वी म्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के ही बराबर होगा। ठीक है, तो नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, और द साउंड इज ऑब्जर्व। ठीक है, सेम होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वोंट चेंज। नाउ फिगर 8.20 जो हमने पीछे फिगर थी उसमें उसने बताया कि भाई स्पीड ऑफ द सोर्स थ्रू द मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन दैट मीडियम। ये कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ द सोर्स है थ्रू द मीडियम वो लेस होती है किससे, साउंड वेव से। ठीक है, उसी मीडियम में, ये हमें पता है कि सोर्स की स्पीड जो स्पीड ऑफ द साउंड वेव से तो लेस होती है किस मीडियम में। अब हम एग्जामिन, नाउ वी वुड लाइक टू एग्जामिन व्हाट हैपेंस
when the speed of the source vs is comparable in magnitude to v। यानी हम ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि अगर स्पीड ऑफ द सोर्स जो है, यानी जो सोर्स की स्पीड है, वो किससे कंपेरेबल हो जाए, साउंड की स्पीड से। ठीक है, जो साउंड की स्पीड एक नॉर्मल होती है उससे हम उसको कंपेरेबल करना चाह रहे हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट उसके बराबर लाना चाह रहे हैं। तो होता क्या है इन दिस केस, the source keeps pace with the outgoing spherical waves and the directional medium since Vs is approximately equals to V। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सोर्स है वो हमेशा किसके बराबर रखता है, जो स्फेरिकल वेव्स हैं जो निकल रही हैं सोर्स के अंदर से, कि सोर्स उसकी स्पीड के बराबर आना होता है, चाहता है। ठीक है, और these waves can never move ahead of the source and they continue to pile up। और ये जो वेव्स हैं ये सोर्स आगे नहीं निकल पाती, और ये क्या होती है, पाइल अप होने लगती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक पाइल अप होने लगती है। एज द प्रोसेस कंटिन्यूज द वेव्स आर फॉर्म, द पाइल रीजन एक्सटेंड्स फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द सोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। और फिर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस चलता रहता है तो जो पाइल है ना वो इतना बढ़ता रहता है, इतना बढ़ता रहता है कि वो परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब सोर्स के आसपास फैलने लगता है, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द सोर्स। दिस हैपेंस बिकॉज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डज नॉट रिमेन ट्रू। ये क्या होता है कि ये इसलिए होता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है रिस्टोरिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमने अब तक अज्यूम किया हुआ है, वो ट्रू नहीं रहता। ठीक है, द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम इज नो लॉन्गर द नॉर्मल फेस वेलोसिटी। जो स्पीड है वेव प्रोपगेशन की वो नॉर्मल फेस वेलोसिटी नहीं रहती है। ठीक है, मतलब वो चेंज हो जाती है। Components of the motion perpendicular to the line joining source and observer also contributes to the Doppler effect at these high speeds। और जो मोशन के कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब जो आपकी जिस वे मोशन जिस सॉरी डायरेक्शन में सोर्स और लिसनर है उसके परपेंडिकुलर है उसके मोशन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं डॉपलर इफेक्ट में इस हाई स्पीड्स पे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली अ वेव फ्रंट दैट इज अ शीट ऑफ प्लेन इज फॉर्म्ड एज शोन। और एक ये वेव फ्रंट बन जाता है, आप ये सामने देख रहे हैं 8.2 में कैसे आपस में सर्कुलर आसपास बन गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू वुड लाइक टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन vs exceeds the wave speed that is this। यानी जो आपकी सोर्स की स्पीड है वो इंक्रीज होके साउंड वेव से बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली इन दिस केस द सोर्स रन्स अहेड ऑफ द आउटगोइंग वेव्स, और इसमें क्या है भाई, सोर्स आपकी जो है आउटगोइंग वेव से आगे निकलती है। ठीक है, एंड इन सच अ केस द पाइल अप ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस वेव फ्रंट व्हिच टेक्स द शेप ऑफ अ कोन। और इसमें क्या हो, जो पाइल अप होती है ना वेव्स आपकी एक के ऊपर एक चढ़ रही होती है, वो एक कोन की शेप बना लेती हैं, इख्तियार कर लेती हैं, विद द मूविंग ऑब्जेक्ट एट इट्स एपेक्स एज शोन इन फिगर 8.3। सिंपली ये आपकी फिगर है वो। ठीक है, अब ये सोर्स है, देखें आगे मूव करती जा रही है, ये कोन की शेप बन रही है। ठीक है, ये पूरी एक कोन की शेप बन गई। इस तरह की वेव्स आपकी ये बन जाती हैं, गोल 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 वेव्स बनती हैं और ये एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। द सिचुएशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग द सोर्स एट एस नॉट, इस फिगर में एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये टाइम टी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, दिस पॉइंट टाइम आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। एंड सम लेटर टाइम टी वन द स्फेरिकल वेव फ्रंट सेंटर्ड एट एस नॉट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस वी टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस हो गया। तो कुछ टाइम बाद, यानी टाइम एक फिक्स टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे टी वन पे जो वेव फ्रंट है, जो एस नॉट है, वो आगे एक्सटेंड ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस वी टी। ठीक है, द रेडियस ऑफ द वेव फ्रंट, जो रेडियस है उसको, ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये रेडियस है ना इस वेव फ्रंट का। अगर हम इसको ये राउंड घुमाएंगे तो ये पूरा राउंड ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वेयर द सोर्स रीचेस एट एस एन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस वी एस। अब जो सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स है वो आपकी यहाँ पहुंच गई है, इस पोजीशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच पहुंच गई है। एट दैट इंस्टेंट द सोर्स इज एट एस एन, और यहाँ पे सोर्स एस एन पे है, एंड द वेव जस्ट बिगिनिंग टू जनरेट एट दिस पॉइंट हैव वेव फ्रंट्स ऑफ जीरो रेडियस। और अभी यहाँ पे वेव बनी ना शुरू नहीं हुई है, वरना अगर होती तो यहाँ पे भी फिर वो ऐसे एक सर्कुलर बनाया हुआ होता उन्होंने, लेकिन अभी वो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जीरो रेडियस है। तो लाइन लाइन ज्वाइनिंग एस एन एंड द वेव फ्रंट सेंटर्ड ऑन एस नॉट इज टेंजेंट। द लाइन जो ज्वाइन कर रही है एस एन को और वेव फ्रंट सेंटर्ड ऑन एस नॉट, ठीक है, ये टेंजेंट है टू ऑल अदर इंटरमीडिएट वेव फ्रंट्स। ठीक है, तमाम इंटरमीडिएट वेव फ्रंट्स की ये टेंजेंट होगी।
ऑल सच टेंजेंट लाइंस लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ कोन, और ये तमाम कोन के सरफेस पे लाई करती हैं, ठीक है। हैंस अ कोन शेप वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड, और ये कोन शेप वेव फ्रंट आपके सामने तस्वीर में बनी हुई है। द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड एनी टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय दिस, और जो एंगल है थीटा जो किसी भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और टेंजेंट लाइन के गिवन होता है वो साइन थीटा होता है। उसका फॉर्मूला होता है वी टी अपॉन वी एस टी। वी एस टी आपका, दिस इज वी एस टी, ठीक है, ये आपका वी टी है। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो नाउ अगर हम इसको, ये एंगल है आपका, ठीक है, दिस इज योर एंगल, ये मैंने मार्क कर रहा हूँ, इसके सामने की परपेंडिकुलर लाइन ये रही, हाइपोटेन्यूज इसका ये रहा, ठीक है। तो इसलिए इसका एंगल निकल आएगा। इन एरोडायनामिक्स द रेशियो v ओवर वी एस इज रिफर्ड टू एज द मैश नंबर, और एरोडायनामिक्स में ये जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, इसे मैच नंबर कहा जाता है। Along a cone shaped wavefront that is produced by a supersonic object, और ये जो cone shaped wavefront के along जो कि supersonic object जिसने जो supersonic object ने बनाया है, क्योंकि supersonic का मतलब जो speed of sound wave से ज़्यादा travel कर रहा है speed में, ठीक है, तो supersonic उसे कहते हैं। तो एयर इज हाईली कंप्रेस्ड, एयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुई हुई होती है। तो दिस मूविंग शीट ऑफ हाई प्रेशर एयर इज कॉल्ड अ शॉक वेव, और ये जो मूविंग शीट है हाई प्रेशर एयर की इसे शॉक वेव कहते हैं। सम एग्जांपल्स आर द बो वेव फ्रॉम अ स्पीड बोट ऑन द वाटर व्हेन द बोट स्पीड एक्सीड द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। इसकी एग्जांपल्स कुछ ऐसी हैं, बो वेव जो कि एक स्पीड बोट ऑन द वाटर बनाती है जब बोट की स्पीड स्पीड ऑफ वाटर वेव से एक्सीड कर जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप अगर आप किसी बोट में ट्रैवल किया हो, वो बहुत स्पीड ऑफ द वेव से एक्सीड कर गई बोट की स्पीड, तो यहाँ पे वहाँ पे ये जनरेट होंगी इस तरह की। जेट एयरक्राफ्ट जो ट्रैवल करता है एट अ सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट F-16 जो होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। उनकी सोर्स की स्पीड जो है उनकी खुद की स्पीड स्पीड ऑफ द साउंड से ज़्यादा होती है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं शॉक वेव विच रिजल्ट्स इन लाउड एक्सप्लोजन और सोनिक बूम। वो इनकी शॉक वेव बनती है जो एक लाउड एक्सप्लोजन जैसे आपको आवाज़ आती है जब भी F-16 गुजरते हैं, या सोनिक बूम। दी शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय सुपरसोनिक जेट कैन डैमेज बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड्स, और ये बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं, हमारी जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं। इसलिए आप कभी भी नोट करेंगे F-16 हमेशा बिल्डिंग्स बिलो द बिल्डिंग्स दे डोंट फ्लाई बिकॉज दैट विल डैमेज द बिल्डिंग्स। हमारी जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ये उसूल है F-16 कभी भी बिल्डिंग्स के बिलो या बिल्डिंग से करीब से फ्लाई नहीं करेंगे, हमेशा थोड़ा एक हाइट मेंटेन रखेंगे, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इन सुपरसोनिक जेट्स फॉर एग्जांपल F-16 के अंदर मिरेज फाइटर है, कॉनकॉर्ड एयरलाइन है। कॉनकॉर्ड एयर फ्रांस पहला फ्रांस जो एयरलाइन जहाज था, पैसेंजर प्लेन, जो आपका साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता था, फ्रांस एयर फ्रांस कंपनी का था, ठीक है। अ डबल बूम इज प्रोड्यूस, इसमें एक डबल बूम प्रोड्यूस होता है बिकॉज टू शॉक वेव्स आर फॉर्म्ड, इसमें दो शॉक वेव्स फॉर्म होती हैं विद इन टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 सेकंड। कितने मिनिमम टाइम में आप देखें दो शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक वन फ्रॉम द फ्रंट एंड वन फ्रॉम द रियर ऑफ द एयरक्राफ्ट, एक आगे से और एक एयरक्राफ्ट के बैक साइड से प्रोड्यूस हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है? ट्रैकिंग अ सैटेलाइट। द डॉपलर इफेक्ट है वो प्रोवाइड करता है एक मेथड फॉर ट्रैकिंग अ सैटेलाइट, ठीक है। सपोज द सैटेलाइट इज इमिटिंग अ रेडियो सिग्नल, एक सैटेलाइट है जो रेडियो सिग्नल इमिट कर रही है, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ एस। फ्रीक्वेंसी एफ एल ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड ऑन अर्थ, एफ एल वो फ्रीक्वेंसी है जो अर्थ पे रिसीव हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्योंकि सैटेलाइट पास हो रही है, ठीक है, सैटेलाइट इज पासिंग तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी। तो रिसीव सिग्नल इज कंबाइंड विद अ कांस्टेंट सिग्नल जनरेटेड इन द रिसीवर टू प्रोड्यूस बीट। तो रिसीवर जो सिग्नल है वो क्या करते हैं, हम उसको एक कांस्टेंट सिग्नल से कंबाइन करते हैं ताकि एक जो रिसीवर को रिसीव हो तो उस पर एक बीट हो, ठीक है, एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वो आपको जनरेट हो रही हो ताकि आपको क्लियर उसमें सुनाई दे। द बीट फ्रीक्वेंसी और प्रोड्यूसेस एन ऑडिबल नोट हुज पिच चेंजेस एज द सैटेलाइट पासेस ओवरहेड। बीट फ्रीक्वेंसी क्या करती है, एक ऑडिबल नोट प्रोड्यूस करती है ताकि आप वो क्लियर सुन सकें, और उसकी पिच चेंज करती है क्योंकि वो ओवरहेड पास हो रही होती है, आपके सैटेलाइट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसलिए पिच भी चेंज होती है क्योंकि पिच इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ द रेडार गन। डोपलर इफेक्ट इज यूज इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल बाय ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, डोपलर इफेक्ट एक और
आपको काम एग्जांपल ये है कि इसकी आप इससे ऑटोमोबाइल की स्पीड मेजर कर सकते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस आपकी तेज़ गाड़ी रफ्तार की स्पीड कैसे मेजर करती है, डोपलर इफेक्ट से। ठीक है। रेडार गन इज फिक्स ऑन अ पुलिस कार। एक रेडार गन जो आपके पुलिस कार में फिक्स हुई भी होती है। ठीक है। आप यहाँ पे भी होना शुरू हो गया, लेकिन फॉरेन में ही ज़्यादा हो रहा है। नाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल is emitted by the radar gun in the direction of the automobile। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इमिट होता है रेडार गन से, किस डायरेक्शन में, ऑटोमोबाइल की। वो स्पीड इज टू बी चेक, जिसकी स्पीड आपको चेक करनी होती है। द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मूविंग ऑटोमोबाइल एंड रिसीव बैक। तो वेव रिफ्लेक्ट जब होती है आपकी ऑटोमोबाइल से टकरा के, तो उसको रिसीव जब वापस होती है, तो रिफ्लेक्टेड वेव इज देन मिक्स विद द लोकली जनरेटेड ओरिजिनल सिग्नल। रिफ्लेक्टेड वेव को फिर क्या करते हैं ये लोग, मिक्स करते हैं लोकली जनरेटेड ओरिजिनल सिग्नल से। ठीक है। एंड बीट्स आर प्रोड्यूस, और फिर वहाँ बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज मेजर्ड यूजिंग बीट्स एंड हेंस द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज डिटरमाइंड। नाउ जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, वो मेजर होती है बीट से, क्योंकि बीट्स आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज पे बहुत मैटर करती है। तो वो थ्रू से आपको पता चल जाता है कितनी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी बताएगी कितनी इंटेंसिटी है और कितनी आपकी ज़्यादा स्पीड, फिर वो बताएगी गाड़ी की स्पीड कितनी है। इस तरह आपकी गाड़ी की स्पीड डिटरमाइन होती है। नाउ द रेडार्स। Radars, radio detection and ranging, are commonly used for civil and military purposes at civilian airports and military airbases respectively, to detect the presence of any aircraft for a friend in the airspace by evaluating the range। ठीक है। जो रेडार्स हैं वो कॉमनली यूज का होते हैं सिविल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए। ठीक है। रेडार्स आर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और ये सिविलियन एयरपोर्ट्स पे, मिलिट्री एयरबेसेस पे यूज होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। To detect the presence of any aircraft for a friend in the airspace by evaluating the range, ताकि आपकी कोई भी एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस आपकी हुदूद में, एयरक्राफ्ट की हुदूद में कोई भी अगर जहाज आ रहा है, ठीक है, जहाज हर जगह से आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जहाज यहाँ से आ रहा है। अब आपका वो फ्रेंड है या नहीं है, या कहीं से अटैक हो रहा है, तो वो बता देगा कि भाई यहाँ से एक इन्वॉल्वमेंट हो रही है किसी और एयरक्राफ्ट की। ठीक है। द डोपलर रेडार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डोपलर इफेक्ट। द डोपलर रेडार जो है वो प्रिंसिपल है, बेसिकली वो तो डोपलर इफेक्ट पे, प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और इज एक्सटेंसिवली यूज इन द डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट स्पीड एंड डायरेक्शन। और ये बेहद यूज होता है एयरक्राफ्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन क्लियरली बताता है, क्योंकि साउंड की स्पीड की डायरेक्शन होती है, तो वो क्लियरली बता देता है भाई कि कहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू VOR। VOR, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। ये एक is a guiding system usually installed at the airports to guide the incoming aircrafts toward to location of the airport। VOR एक हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज है। सही है। इसका क्या है, गाइडिंग सिस्टम है। ये एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल्ड होता है ताकि जो आपके जहाज आ रहे होते हैं, जो लैंड कर रहे होते हैं, वो आप फर्स्ट करें कहीं धुन है, अब धुन होती है, ठीक है, फोग होती है सर्दियों में, तो उसको तो नहीं दिख नहीं रहा ना क्लियरली, एक नेकेड आई से इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा। तो ये जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज होता है, ये बताता है कि लोकेशन एयरपोर्ट की कहाँ है, कब लैंड करना है, कितना अब नीचे आप आ गए हैं। ठीक है। और कोई सामने से दूसरा जहाज आ रहा है तो ये उसका भी बताता है। Nowadays, big and modern airports, for example, Qaeda Azam International Airport, Islamabad Airport are equipped with it। और आजकल कायद अज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और ये सब जो है, ये VOR डोपलर जो है यूज़ कर रहे हैं, जो डोपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एयर इफेक्टिव एंड बेटर गाइडिंग सिस्टम टू द एयरक्राफ्ट। और ये काफ़ी बेहतर है, बेटर गाइडिंग सिस्टम है एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज हियर हैज फ्रीक्वेंसी इन द VF रेंज। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है VHF रेंज में, ठीक है, वो क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। मेगा मीन्स 10⁶। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की है। नाउ मूविंग टू फिफ्थ एप्लीकेशन, दैट इज होमोसोन। एक्सरे जो हैं वो मेजर डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द मेडिसिन रह चुकी हैं। ठीक है। एक्सरे से आपका पता चलता है, डायग्नोस्टिक टूल है वो एक मेडिसिन की। But recent years have seen the emergence of an alternative tool which is inherently safer than X-rays, ultrasound। पहले एक्सरे से आपकी जो डायग्नोज होती थी चीज़ें बॉडी की, सही है कि कहाँ फ्रैक्चर है, क्या है, ठीक है, इंटरनल आपकी बॉडी की। बट अब रिसेंट ईयर्स में क्या आ गया है ऑल्टरनेट टूल, जो कि एक्सरे से बहुत बेहतर है, वो है अल्ट्रासाउंड। Unlike X-rays, ultrasound radiations have not been reported to damage living cells so far।
एक्सरे से आपकी जो लिविंग सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, बट नॉट दैट मच, क्योंकि आप ये बहुत एक रेयर कराते हैं, ठीक है, कभी कभी अल्लाह ना करे किसी एक्सीडेंट हो गया तो तब कराते हैं। बट अल्ट्रासाउंड रेडिएशन तो ऐसी हैं जिससे आपकी लिविंग सेल्स अब तक की कोई रिपोर्ट नहीं हो कि वो डैमेज हुई हुई हो, ठीक है, इसकी कराने की वजह से। बट ऑल्टरनेटली अल्टीमेटली कोई ना कोई तो इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसी कोई खास असर नहीं है। Measurements of internal reflections of ultrasound have facilitated the diagnostic of breast cancer and taking the heartbeats of fetuses and newborns. अच्छा, जो मेजरमेंट्स हैं इंटरनल रिफ्लेक्शंस की अल्ट्रासाउंड की, उससे क्या फैसिलिटेट हुआ है, मतलब क्या आसानी होती है, क्यों हम अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करते हैं? उससे आपकी जो लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होता है या जब एक बेबी पैदा हो रहा होता है, तो उसकी हार्ट बीट्स चेक करने के लिए कि वो ज़िंदा है, सही है, वो अंदर अलाइव है कि नहीं, तो उससे अल्ट्रासाउंड से आपकी ये हेल्प होती है, ठीक है। An ultrasonic instrument called homosound uses the Doppler effect of ultrasonic waves reflected from moving masses in the patient. अच्छा, एक अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम होमोसोन कहते हैं, जो ये फिफ्थ मेजर एप्लीकेशन है इसकी। ये डोपलर इफेक्ट यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि मूविंग मासेस, जो पेशेंट के अंदर मासेस होती हैं, जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर इससे एक इमेज जनरेट होती है या पता चलता है कि अंदर क्या सिचुएशन है। The device is very sensitive. Device बहुत sensitive है for detecting blood flow and measures faint heartbeat in a very noisy environment. Not be reliable. अच्छा, सिंपली ये कह रहे हैं इसमें भाई कि जो डिवाइस है बहुत सेंसिटिव है, और ब्लड फ्लो के लिए आपको बहुत अच्छा बताएगी। हार्ट बीट्स, जो बहुत माइनर से माइनर हार्ट बीट्स किसी की तबीयत खराब में हो जाती है, वो भी बताती है। और इतना बेहतर कि जो नॉइजी इन्वायरमेंट में आप सिंपल एक स्टेथोस्कोप आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको बहुत एक्यूरेट बताएगी कि क्या हार्ट बीट है, ठीक है। नाउ सुन रहे हैं, In similar manner, we can detect the motion of an objects underwater. अच्छा, इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली हम एक जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनको भी हम मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सबमरीन है, उससे बाय एम्प्लॉइंग सोलर अल्ट्रासोनिक वेव्स बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ डोपलर इफेक्ट, हम वही अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैप भेजेंगे, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि मोशन कितना है, कितनी स्पीड में है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबमरीन। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज द रेड शिफ्ट। द डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, जो डॉपलर इफेक्ट है लाइट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी वही कि जो आप यूनिवर्स की स्टडी को, जो सेलेस्टियल बॉडीज सन अर्थ की जो आप पढ़ते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस लाइट emitted by the elements and distant stars shows shift in the wavelength। जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है लाइट का, वेव्स का स्पेक्ट्रम, जो इमिट किससे बाय इमिट कौन कर रहा है, एलिमेंट्स इन डिस्टेंट स्टार्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दूर दराज, वो क्या शो करते हैं कि वेवलेंथ में शिफ्ट है कंपेयर टू द लाइट फ्रॉम द सेम एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है। उस किससे कंपैरेटिवली, उस लाइट से जो कि सेम अर्थ से आपकी इमिट हो रही है, ठीक है, अर्थ के एलिमेंट से किसी से इमिट हो रही है, उससे डिफरेंट है, जो कि दूर दराज दूसरे स्टार्स पे एलिमेंट्स इमिट कर रही है। These shifts can be interpreted as Doppler shifts due to the motion of the stars। अच्छा, these shifts कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डोपलर की वजह से ये शिफ्ट्स हैं, क्योंकि स्टार्स मोशन में है कंटिन्यूसली, ऑब्वियस सी बात है। द शिफ्ट इज नियरली ऑलवेज टुवर्ड्स अ लॉन्गर वेवलेंथ, और शिफ्ट हमेशा क्या होती है, वो लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, और रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम का रेड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द रेड शिफ्ट, इसलिए हम उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। सच ऑब्जर्वेशंस हैव प्रोवाइडेड प्रैक्टिकली ऑल द एविडेंस फॉर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अच्छा, ये जो कुछ ऑब्जर्वेशन हम नोट करते हैं कि भाई आपकी रेड शिफ्ट पे है, रेड स्पेक्ट्रम की तरफ है, या उसकी दूर दराज के जो स्टार्स है उसके लाइट की इमिशन में फ़र्क है यहाँ के एलिमेंट्स की लाइट की इमिशन से, तो ये सारी एक एविडेंस दे रही हैं फॉर द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, के यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। कॉस्मोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, उसकी एक एविडेंस दे रही है। लेकिन कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज क्या है, जो वो रिप्रेजेंट्स के जो यूनिवर्स जो है एक एक्सप्लोजन से बना है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जैसे जो साइंटिस्ट ने की, कि एक्सप्लोजन से बना है बहुत बिलियन ईयर्स अगो, एक स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस में, ठीक है, तो ये उसको एविडेंस करती हैं, मतलब उसको सपोर्ट करती हैं। बट अल्टीमेटली हमें ये पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट दीज ऑल गिव एविडेंस फॉर दिस कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी। अब रेस्ट ऑफ द जो बाकी अब ये एंड ऑफ द चैप्टर है, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बुक्स के, पहले तो सॉल्व न्यूमेरिकल जो बुक के एंड में हुए इन द नेक्स्ट लेक्चर।